गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभी तक एमएसएन का कैंसर का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक शानदार रहेगा। वो क्या रहेगा? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब आपको पता ही होगा, वन टाइप ऑफ द ब्लड कैंसर। तो दिख रहा है इमेज में। और आज की पहला स्टार्ट करते हैं कि ल्यूकेमिया क्या है और उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि ल्यूकेमिया है क्या। तो पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूकेमियास आर द ग्रुप ऑफ द हेमेटोलॉजिकल मैलिगेंसी। तो किसकी मैलिगेंसी है? तो पहले तो ये माइंड में क्लियर कर दो, हेमेटोलॉजिकल की। नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग, उसमें क्या होगा? तो याद रखिए स्टूडेंट, एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन रहेगा। प्रोडक्शन तो रहेगा लेकिन कैसा रहेगा स्टूडेंट? एबनॉर्मल रहेगा। किसका? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मीनिंग क्या रहेगा? डब्ल्यूबीसी का। यूजुअली एट इनटू द इमैच्योर स्टेज। इमैच्योर स्टेज में रहेगा। इनटू द किस जगह पर? बोन मैरो में। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ द हेमेटोलॉजिकल मैलिगेंसी। उसमें इन्वॉल्व क्या रहेगा? एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। यूजुअली कैसा स्टेज में रहेंगे? इमैच्योर स्टेज में रहेंगे। इनटू द किस जगह पर? बोन मैरो में। जैसे मैंने इमेज में दिखाया गया है, ये देखो नॉर्मल है, पता चला ये नॉर्मल है। और देखो दूसरा क्या है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। देखो भीड़ ज्यादा दिख रही है ना इस इमेज में, देखो एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द टू मेजर टाइप्स ऑफ द ल्यूकेमिया। मेजर टाइप्स रहेंगे ल्यूकेमिया के, कितने? दो प्रकार रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे स्टूडेंट? फर्स्ट वन इज द लिम्फोसाइटिक और सेकंड वन इज द माइलोसाइटिक। ये दोनों डिफरेंट है। मैं एक बार हाईलाइट भी कर लेता हूँ ताकि आपको याद भी रहे। देखिए पहले समझ लीजिए ल्यूकेमिया के कितने टाइप्स रहेंगे? दो। कौन कौन से? तो पहला कौन सा आएगा? लिम्फोसाइटिक। माइंड में फिट कर लीजिए, पहला कौन सा आएगा स्टूडेंट? लिम्फोसाइटिक। दूसरा कौन सा आएगा? माइलोसाइटिक। दूसरा कौन सा आएगा? माइलोसाइटिक। या दूसरा उससे व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द माइलोसाइटिक? तो क्या आएगा? माइलोजीनस नाम भी आ सकता है। तो आइए अब देखते हैं ये दोनों नाम में क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो पहला क्या है देख लेते हैं, लिम्फोसाइटिक। तो लिम्फोसाइटिक में मीनिंग क्या? इन्वॉल्विंग द एबनॉर्मल सेल फ्रॉम द लिम्फोइड पैथवे। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, इन्वॉल्विंग द एबनॉर्मल सेल रहेंगे लेकिन कौन से पैथवे में रहेंगे? लिम्फोइड के जो पैथवे में रहेंगे। और माइलोसाइटिक और क्या बोल सकते हैं उसे? माइलोजीनस बोल सकते हैं। उसमें क्या रहेगा? इन्वॉल्विंग द एबनॉर्मल सेल फ्रॉम द माइलोइड पैथवे। उसमें कौन सा पैथवे था? लिम्फोइड का पैथवे था। और इसमें कौन सा पैथवे रहेगा? माइलोइड का पैथवे रहेगा। तो पता चला there is the two major types of the leukemia. First one is the student lymphocytic. Lymphocytic यानी कि कौन सा पैथवे आएगा? लिम्फोइड का। सेकंड वन इज द माइलोसाइटिक। माइलोसाइटिक में कौन सा आएगा स्टूडेंट? एबनॉर्मल सेल फ्रॉम द माइलोइड पैथवे। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। ल्यूकेमिया में भी एक्यूट भी हो सकते हैं विद द सडन ऑनसेट, और द क्रॉनिक क्रॉनिक भी हो सकते हैं विथ ए स्लो ऑनसेट एंड द परसिस्टेंट सिम्टम ओवर द पीरियड ऑफ द ईयर्स। यानी कि जो भी सिम्टम देखने को मिलते हैं वो एक साल या उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं देखने को। चलिए फिर आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। चलिए मेन कॉजेस, अब ल्यूकेमिया होने की वजह क्या है वो पढ़ लेते। तो देख लेते, ल्यूकेमिया अफेक्ट्स द बोन मैरो। याद रखना ल्यूकेमिया हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में इफेक्ट करेगा? बोन मैरो में। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? एनीमिया। सेकंड वन इज द ल्यूकोपेनिया। व्हाट यू मीन बाय द ल्यूकोपेनिया? याद रखना लो व्हाइट ब्लड सेल। क्या आ जाएगा? लो व्हाइट ब्लड सेल एंड द प्रोडक्शन ऑफ द इमैच्योर सेल। जो भी सेल होते हैं वो क्या हो जाएंगे? इमैच्योर रह जाएंगे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि लो प्लेटलेट काउंट एंड द डिक्लाइन इनटू द इम्यूनिटी। तो ये सारी इफेक्ट किसकी वजह से होती है? ल्यूकेमिया। अगर आपको कोई पूछे कि ल्यूकेमिया है पेशेंट को तो क्या देखने को मिलेगा? तो याद रखना ल्यूकोपेनिया, द प्रोडक्शन ऑफ द इमैच्योर सेल, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड द डिक्लाइन इनटू द इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज द causes. What is the main causes of the leukemia? तो पहला तो क्या आएगा? अननोन, अभी तक कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट, जेनेटिकली क्या होता है? डैमेज द सेल लीडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट टू मैलिग्नेंट सेल। इजीली बात है, क्या होता है? जेनेटिकली अगर कोई सेल डैमेज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल फ्रॉम द नॉर्मल टू मैलिग्नेंट। जो नॉर्मल सेल वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट? मैलिग्नेंट स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिस्क फैक्टर। अब कोजेस पढ़ लिए तो अब रिस्क फैक्टर भी पढ़ लेते। रिस्क फैक्टर में क्या आएगा? जेनेटिकली, वायरल, इम्यूनोलॉजिकल एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, केमिकल, मेडिकेशन सच एज द प्रीवियस कीमोथेरेपी।
अगर पिछली बार की तरह कीमोथेरेपी चल रही है तो उसकी वजह से भी ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पता चला रिस्क फैक्टर और कोशिश के बारे में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट यानी कि साइन एंड सिम्टम वो देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द इन्फेक्शन एंड द इलनेस। सीधी सी बात है, अगर ये सब होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट का, तो पहले तो क्या फर्क पड़ेगा, इन्फेक्शन एंड इलनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। सेकंड वन इज द एनोरेक्सिया, फटीग, वीकनेस एंड द वेट लॉस देखने को मिलेगा। एनीमिया भी देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, पैलर एंड द डिस्निया, ये सारी चीजें असेसमेंट में देखने को मिलेगी। देखो मैंने एक इमेज दिखाई गई है, इसमें देखो ये दिख रहा है ना, ये कैसे आ रहा है, और देखो देखो, देखो कितनी इसकी प्रोसेस देखो कितनी फास्ट, पता चला। नेक्स्ट, डिक्रीज द प्लेटलेट काउंट, ये बात बहुत याद रखना। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। ओवर ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, गम ब्लीडिंग हो सकती है, हिमेचुरिया हो सकता है, एंड द इंक्रीज क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी हो सकता है। एलिवेटेड टेम्परेचर, हेडेक, पॉजिटिव बोन मैरो बायोप्सी, आइडेंटिफाइंग द ल्यूकोमेटिक ब्लास्ट फेस सेल, यानी कि क्या करेंगे हम, पॉजिटिव बोन मैरो बायोप्सी करेंगे तो उसमें साफ दिखाई देता है कि जो ल्यूकोमेटिक सेल हमें देखने को मिलेगी, कैसे, मैलिग्नेंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट में पता चला होगा आप सबको। इन्फेक्शन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ल्यूकेमिया के पेशेंट में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन्फेक्शन, तो पहले तो इन्फेक्शन में क्या है वो देख लेते हैं। The WBC count may be extremely low during the period. WBC काउंट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ग्रेटेस्ट बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, जो भी WBC काउंट है वो क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाडीर। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, पूछा भी जाता है कि व्हाट यू मीन बाय द नाडीर। किसी को पता भी नहीं होता नाडीर क्या है, तो नाडीर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो WBC काउंट क्या हो जाएगी, एक्सट्रीमली लो हो जाएगी। कब लो हो जाएगी स्टूडेंट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ग्रेटेस्ट बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से जो भी WBC काउंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, नाडीर बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉमन साइट ऑफ द इन्फेक्शन। अब क्या होगी, कॉमन साइट ऑफ द इन्फेक्शन कौन कौन सी रहेगी, स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द लास्ट वन इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। नेक्स्ट, इनिशिएट प्रोटेक्टिव आइसोलेशन प्रोसीजर। हमें तात्कालिक तौर पर क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन प्रोसीजर स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ensure the frequent and the through the hand washing by the client, family and the health care provider। वो तो आप सबको पता है, हैंड वॉशिंग, जो देखो मैंने इमेज में भी दिखाया है क्लियर, हैंड वॉशिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्फेक्शन से बचने के लिए। स्टाफ एंड द विजिटर विद द नॉन इन्फेक्शन और द exposure to the communicable disease should avoid the contact with the client। तो सब स्टाफ मेंबर को भी बोल सकते हैं और फिर विजिटर को भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं अगर कोई इन्फेक्शन लेके आता है तो पेशेंट को ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। लास्ट वन इज द, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, आप सबको पता है क्या करेंगे, यूज स्ट्रिक एसेप्टिक टेक्निक फॉर द ऑल प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिक एसेप्टिक टेक्निक का हम यूज करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कीप द सप्लाई फॉर द क्लाइंट, जो भी सप्लाई है वो क्या करेंगे, फॉर द क्लाइंट सेपरेट फ्रॉम द सप्लाईज फॉर द अदर क्लाइंट। जो दूसरे क्लाइंट है उससे क्या कर देंगे, हम डिफरेंट रखेंगे, जैसे आइडेंटिफाई इजीली हो सके, तो साथ में नहीं रखेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड इक्विपमेंट इन द रूम फॉर द क्लाइंट यूज फॉर ओनली। जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं रूम में वही इक्विपमेंट यूज रखें जो क्लाइंट को यूज करने की जरूरत है, बाकी कोई इक्विपमेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट, लिमिट द नंबर ऑफ द स्टाफ एंटरिंग द क्लाइंट्स रूम। पेशेंट के रूम में जितने भी कम मेंबर आए उतना अच्छा, तो पेशेंट के रिलेटिव को भी बोल देने का अभी कोई आए नहीं। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द क्रॉस इन्फेक्शन, इससे क्या फायदा होगा, रिस्क ऑफ द क्रॉस इन्फेक्शन से बचा जाता है। मेंटेन द क्लाइंट इनटू द प्राइवेट रूम विद द डोर क्लोज। जो भी क्लाइंट उसको एक प्राइवेट रूम दे देंगे और उसमें से डोर भी हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट, प्लेस द क्लाइंट इन अ रूम विद द high efficiency, particularly air filtration or the laminar airflow system sorry, laminar airflow system if the possible। कौन सी सिस्टम, लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम पॉसिबल है तो अपने रूम में रखेंगे, यानी कि क्या होगा, खुला रहना चाहिए रूम, हवा उजास देखने को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस द एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म बाय द एलिमिनेटिंग। जो बाहर के ऑर्गेनिज्म है उसे हमें दूर करना पड़ेगा। वो कैसे दूर करेंगे,
बाय एलिमिनेटिंग द रो फ्रूट या फिर फ्रेश वेजिटेबल, उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि न्यूट्रोजेनिक डाइट फ्रॉम द डाइट, यानी कि ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल जो क्या हो जाते हैं, ज्यादा बिगड़ सकते हैं, उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि रखेंगे ही नहीं जो रो मटेरियल वेजिटेबल मटेरियल है इसके लिए, क्योंकि क्या होता है बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही एलिमिनेट द फ्रेश फ्लावर एंड द लाइव प्लांट फ्रॉम द क्लाइंट्स रूम। तो वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, अगर कैंसर का कोई पेशेंट है, ल्यूकेमिया का, ब्लड कैंसर का, तो उसके रूम में हम कभी भी फ्लावर लेके नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि फ्लावर और प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और जो भी रो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उसमें भी शायद थोड़े होने के चांसेस है, तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई जो भी फ्रेश फ्लावर है और लाइव प्लांट्स है वो कभी भी क्लाइंट्स के रूम में नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट, बी श्योर दैट द क्लाइंट रूम इज द क्लीन डेली। जो भी क्लाइंट का रूम है वो क्या करना चाहिए, क्लीन डेली करना चाहिए। नेक्स्ट, असिस्ट द क्लाइंट विद द डेली बाथिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली क्या करना चाहिए, पेशेंट को बाथिंग करना चाहिए, एंड द यूजिंग द माइक्रोबियल सॉप, एंटी माइक्रोबियल सॉप से भी नहाना चाहिए। नेक्स्ट, असिस्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म द ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन के बारे में भी बोलना चाहिए। इनिशिएट द बोयल प्रोग्राम टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन एंड प्रिवेंट द रेक्टल ट्रॉमा। तो पेशेंट को बोलना चाहिए कि जल्द जैसे हो जल्दी हो उसी तरह से बॉयल प्रोग्राम करें, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ट्रॉमा से बचा जाए। अवॉइड द इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्वेजिव का मीनिंग मैंने बहुत पढ़ाया है, फिर से बोल रहा हूँ। इन्वेजिव प्रोसीजर यानी कि क्या, अंदर जाके जो काम करे वो, सच एज द इंजेक्शन, इंसर्शन ऑफ द रेक्टल थर्मोमीटर एंड द यूरिनरी कैथेटराइजेशन, वो क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। चेंज द वुंड ड्रेसिंग डेली। जो भी वुंड ड्रेसिंग किया है वो डेली चेक करेंगे। एंड द स्पेक फॉर द वुंड फॉर द रेडनेस, swelling एंड द ड्रेनेज। Assess the urine for the cloudiness and the other characteristic of the infection। जो भी यूरिन है उसमें क्या असेस करेंगे, क्लाउडीनेस है या नहीं, और अदर कैरेक्टरिस्टिक दिखने को तो नहीं मिल रहे ना, वो सब दिखना पड़ेगा। Assess the skin and the oral mucous membrane for the sign of the infection। Next one is the escalate the lung sound and encourage the client to cough and the deep breathe। जो भी client है उसको क्या बोलेंगे, encourage करेंगे cough and deep breathing exercise के लिए। Monitor the temperature, pulse, respiration, blood pressure and also monitor for the pain। तो पता चला, आई होप ये सब आपको पता चला होगा। इसमें नया नया टॉपिक खास ध्यान रखिए, जैसे कि नाड़ी, नाड़ी आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या मैंने समझाया, अभी भी फ्लावर और जो प्लांट है वो रूम में नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए, मैंने अभी भी बोला, क्यों नहीं रखने चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर फॉर द WBC एंड द न्यूट्रोफिल काउंट। मॉनिटर कंटिन्यू ब्लड टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, और उसमें से मेनली कौन आएगा, WBC, और दूसरा क्या आएगा, न्यूट्रोफिल काउंट। कौन सा आएगा, WBC एंड द न्यूट्रोफिल काउंट। नेक्स्ट, नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर इफ द साइन ऑफ द इन्फेक्शन आर द प्रेजेंट। अगर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो क्या करेंगे, हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। प्रिपेयर द ऑब्टेन स्पेसिमेन फॉर द कल्चर ऑफ द ब्लड, ब्लड कलेक्शन सैंपल लेंगे। ओपन द नेसल्स, यूरेज एंड द स्पूटम। चेस्ट रेडियोग्राफी में भी ऑल्सो प्रिस्क्राइब, यानी कि चेस्ट रेडियोग्राफी हम यूज कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पता चला। नेक्स्ट वन इज द administer prescribe the antibiotic, antifungal and the last one is the कौन सी मेडिकेशन आएगी, antiviral आएगी। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड द क्राउड एंड दोस विच इन्फेक्शन। जो भी क्राउड है उससे क्या करेंगे, हम अवॉइड करते रहेंगे। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द न्यूट्रोपेनिक डाइट, जो मैंने अभी पढ़ाया था, एंड इन द फूड सेफ्टी व्हेन द प्रिपेयरिंग द मील। जब भी खाना बना रहे हो तो ध्यान रखने का जो न्यूट्रोपेनिक डाइट है उसके बारे में, और फूड सेफ्टी को भी हम बोल सकते हैं एक बार। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू ड्रिंक पेरिसेबल लिक्विड्स दैट हैव बीन स्टैंडिंग एट द रूम टेम्परेचर फॉर द लॉन्गर देन हावर। अब ये पेरिसेबल का मीनिंग एक बार समझ लीजिए। पेरिसेबल का मीनिंग क्या, जो जल्दी बिगड़ जाता है। क्या होता है, जो जल्दी बिगड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिसेबल। तो याद रखना, पेशेंट को कभी भी ऐसा नहीं लिक्विड देना चाहिए कि जिससे वो जल्दी से बिगड़ जाए, जल्दी से बिगड़े। ऐसा कोई भी लिक्विड या फिर कोई सॉलिड पदार्थ देना ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। नेक्स्ट,
infection is the major cause of the death in the immunosuppressed client. It's a very important. हम क्यों इतनी बार बार बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन से बचे, क्योंकि it is the main cause of the death in the immunosuppressed client. चलिए पता चला, आगे बढ़ते हैं। ब्लीडिंग, ये तो आप सबको पता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तो क्या, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ग्रेटेस्ट बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से, यानी कि नाडिर जो मैंने समझाया था वो, द प्लेटलेट काउंट में बी एक्सट्रीमली लो, किसकी वजह से, नाडिर की वजह से, यानी कि क्या होता है, बोन मैरो के डिप्रेशन की वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज यानी कि लो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the client is at the risk for the bleeding when the platelet count falls below the 50,000 mmQ and spontaneous bleeding frequently। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्लाइंट को रिस्क फॉर द ब्लीडिंग रहेगी, कब रहेगी, जब प्लेटलेट काउंट कितने कम हो जाएंगे, 50,000 से भी कम हो जाएंगे तब। अगर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग फ्रिक्वेंटली होगी, क्यों होगी, when the platelet count, अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 से भी ज्यादा कम हो गए तो याद रखना क्या होगी, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी। अगर ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यू नहीं हो रही, तो प्लेटलेट काउंट थोड़ी कम, थोड़े 50,000 से कम हो गए, लेकिन स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही तो समझ जाए कि जो प्लेटलेट काउंट है हो गए हैं लोअर देन 20,000 mmQ। Client with the platelet count lower than the 20,000 mmQ may be need a platelet transfusion। अगर ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही रास्ता होगा, प्लेटलेट का क्या कर देंगे हम, ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। चलिए फिर आगे। नेक्स्ट, फॉर द क्लाइंट विद द एनीमिया एंड द फटिग, जो भी पेशेंट है उसको क्या हो चुका होगा, एनीमिया और फटिग वाले जो पेशेंट है उसे क्या करेंगे, पैक्ड ब्लड सेल को क्या करेंगे, मे बी प्रिस्क्राइब करेंगे। मॉनिटर क्या करेंगे, लैब वैल्यूज को एग्जामिन करेंगे, क्लाइंट को किस साइन ऑफ द ब्लीडिंग सच एज द पेटिचाइड जो रेड कलर का देखने को मिलता है वो, बॉडी फ्लूइड्स एंड द एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट का मीनिंग क्या रहेगा, जो भी फ्लूइड होता है, एक्सक्रीमेंट का मीनिंग क्या, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीमेंट बोलते हैं। और कहाँ से निकलेगा, व्हेन गो टू द टॉयलेट, यानी कि जो टॉयलेट की अंदर से बाहर से जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीमेंट। जो एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल, उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीमेंट बोलते हैं। फॉर द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड, वो ब्लड में भी हो सकता है। नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ द इंटरनल हेमरेज, इंटरनल हेमरेज भी हम चेक करेंगे। पेन, rapid and the weak pulse, increase the abdominal girth, abdominal guarding, change into the mental status. Next one is the provide the soft food that are the cold warm to avoid the oral mucosa damage। याद रखना, प्रोवाइड क्या करेंगे, सॉफ्ट फूड दैट आर द कूल टू वार्म, इजीली क्या होगा, ठंडे और गर्म पदार्थ देने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, अवॉइड क्या कर सकते हैं, ओरल म्यूकोसा डैमेज। नेक्स्ट, इफ द पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रॉमा, ट्रॉमा को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्किन एंड द ब्लीडिंग को, जो भी स्किन और ब्लीडिंग में ट्रॉमा हो जाए इसके रोकने के लिए, हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई द फर्म एंड जेंटल प्रेशर टू द नीडल स्टिक साइड फॉर द एटलीस्ट 5 मिनट और लॉन्गर इफ द नीड। पता चला, ट्रॉमा से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जेंटली प्रेशर करेंगे, कहाँ पर, नीडल स्टिक साइड है वहां पर, कितने टाइम तक, 5 मिनट तक। तो पता चला, जो भी क्लाइंट है एनीमिया और फटीग वाले, उससे क्या देंगे, पैक्ड ब्लड सेल देंगे। मॉनिटर क्या करेंगे, लेबोरेटरी वैल्यू एग्जामिन क्या करेंगे, पेटिचाई को एग्जामिन करेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट का मीनिंग क्या है, इट इज द सॉलिड वेस्ट मटेरियल। मॉनिटर फॉर द साइन फॉर द इंटरनल हेमरेज, इंटरनल हेमरेज का कौन कौन सा साइन है स्टूडेंट, याद रखना, पेन, rapid and the weak pulse, increase the abdominal girth, abdominal guarding and the change into the mental status। प्रोवाइड क्या देंगे हम, सॉफ्ट फूड दैट आर द कूल टू वार्म, इजीली कूल रहेंगे और इजीली जो गर्म पदार्थ है वही देंगे। अगर ट्रॉमा से बचना होगा, स्किन और ब्लीडिंग से बचना होगा तो क्या करेंगे, यूरिस्टिक साइड पे हम क्या कर देंगे, जेंटली प्रेशर अप्लाई कर देंगे। चलो पता चला। नेक्स्ट, अवॉइड द रेक्टल सपोजिटरी, जो भी रेक्टल सपोजिटरी उसको अवॉइड करेंगे, एनिमल्स को भी अवॉइड करेंगे एंड द थर्मोमीटर्स को भी। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक अ स्टूल स्टॉपनर टू अवॉइड द स्ट्रेनिंग फ्रॉम द बॉयल मूवमेंट, जो भी स्टूल स्टॉपनर है उसे हम यूज करेंगे। इफ द क्लाइंट इज द मेंस्ट्रुएटिंग
काउंट द नंबर ऑफ द पेड और द टेम्पोर यूज। अगर क्लाइंट को क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो काउंट करने को बोलेंगे टेम्पोर्स जो यूज किए हैं वो। एडमिनिस्टर द ब्लड प्रोडक्ट एज द प्रिस्क्राइब, जो भी ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्टर करिए वो हमें प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट सॉरी एडमिनिस्टर करेंगे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज ऑफ द सॉफ्ट टूथब्रश एंड अवॉइड द डेंटल फ्लोस। क्या करेंगे हम, याद रखिए स्टूडेंट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, क्लाइंट को बोलेंगे सॉफ्ट टूथब्रश का हम यूज करेंगे। व्हाट यू मीन बाय द डेंटल फ्लोस? इट इज द थिन ligaments used in the cleaning to remove the food and the dental plaque from the between the teeth। टीथ से हम क्या रिमूव करने के लिए यूज करेंगे, जो भी फूड है वो रिमूव करने के लिए डेंटल फ्लोस आता है उसे भी हम यूज करने को हम मना करेंगे। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज ओनली द इलेक्ट्रिक रेजर फॉर द सेविंग। सेविंग के लिए क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक रेजर का यूज करने को बोलेंगे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड द ब्लोइंग द नोज। ब्लोइंग का मीनिंग पता है ना, फूंक मारना, याद करना, सॉरी फूंक मारना। तो फूंक मारने के लिए हम बोलेंगे नहीं, नहीं मारने के। Discourage the client from the engaging the in activity involving the use of the sharp object। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करवानी जिसमें शार्प ऑब्जेक्ट हो। कॉन्टेक्ट स्पॉट्स ऑल्सो नीड टू बी अवॉइड, जो भी स्पॉट एक्टिविटी है उसे भी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, क्लाइंट को हम इंस्ट्रक्शन देंगे क्या, अवॉइड द यूजिंग द NSAIDs एंड प्रोडक्ट दैट आर द कंटेंट द एस्पिरिन। जिस ड्रग में NSAID और द एस्पिरिन है उसे हम अवॉइड करने को बोलेंगे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंसल्ट दैट ऑन्कोलॉजिस्ट बिफोर हैविंग द डेंटल वर्क परफॉर्म। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या देंगे, हेयर ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लीजिए बिफोर द डेंटल वर्क इज द परफॉर्म। फटिग एंड द न्यूट्रिशन, क्या आएगा, फटिग एंड न्यूट्रिशन। असिस्ट द क्लाइंट इन द सिलेक्टिंग द वेल बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइड द स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। उसमें क्या आएगा, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट that require the little chewing to reduce the energy expenditure at the meal times। पता चला, प्रोवाइड क्या करेंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देंगे, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स देंगे, लेकिन वो क्या हो गए, हाई कैलोरी में हो गए, हाई प्रोटीन हो गए, हाई कार्बोहाइड्रेट हो गए। दैट रिक्वायर, इसमें क्या होगा, लिटिल च्यूइंग, यानी कि च्यूइंग जो प्रोसेस वो कैसी रहेगी, लिटिल रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा, टू रिड्यूस द एनर्जी एक्सपेंडिचर एट द मील टाइम्स। नेक्स्ट वन इज द assist the client into the self-care activity and the mobilities activity, allow the adequate rest period during the care। Next, do not perform the activities unless they are the essential। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करवानी जो जरूरत है ही नहीं। assist the client into the scheduling the importance or the pleasurable activities during the period of the highest energy। जो भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंस है, वो अच्छी एक्टिविटी है, वही पेशेंट को बोलेंगे जिससे वो एनर्जी यूज कर सके। एडमिनिस्ट्रेट द ब्लड प्रोडक्ट फॉर द एनीमिया एज द प्रिस्क्राइब, यानी कि जो पेशेंट को एनीमिया है तो उसमें भी ब्लड प्रोडक्ट जो चाहिए वो हम दे देंगे। तो पता चला, फटीग और न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया था, क्या देंगे हम, वेल बैलेंस्ड डाइट देंगे, लेकिन कैसा, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट। दैट रिक्वायर द लिटिल च्यूइंग, दैट्स वाइज क्या होगा, रिड्यूस द एनर्जी एक्सपेंडिचर at the meal times। Assist the client in the self-care and the mobilities activity, allow the adequate rest period during the care, do not perform the activity unless they are the essential। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करवानी चाहिए जो जरूर नहीं है अभी। Assist the client into the scheduling the importance to the pleasurable activities during the highest time period of the energy। Administer the blood product for the anemia as the prescribed। पता चला, चलिए फिर एडिशनल इंटरवेंशन यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में तो बताइए सर। अभी तक तो आपने पूरा पढ़ाया लेकिन ट्रीटमेंट क्या करे, तो ट्रीटमेंट में याद रखना बच्चों, कीमोथेरापी। क्या है ये, कीमोथेरापी। और कीमोथेरापी में भी तीन आती है, मैं तीनों बारे से समझाऊंगा। पहले उसके नाम, पहली कौन सी आएगी, इंडक्शन। पहली कौन सी आएगी स्टूडेंट, इंडक्शन। दूसरी कौन सी आएगी स्टूडेंट, कंसोलिडेशन। और तीसरी कौन सी आएगी स्टूडेंट, मेंटेनेंस थेरापी। कौन सी थेरापी आएगी, मेंटेनेंस थेरापी। तो नाम से थोड़ा आइडिया नहीं आया होगा लेकिन बता रहा हूँ। पहले देखिए कौन सी आएगी स्टूडेंट, मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ जिससे आपको पता चले। तो पहले कौन सी आएगी, इंडक्शन थेरापी। चलो दूसरी कौन सी आएगी, कंसोलिडेशन। दूसरी कौन सी आएगी स्टूडेंट, कंसोलिडेशन। और तीसरी और लास्ट वन कौन सी आएगी स्टूडेंट, मेंटेनेंस थेरापी। कौन सी थेरापी आएगी स्टूडेंट, मेंटेनेंस थेरापी। कौन सी आएगी, मेंटेनेंस थेरापी।
तो सर इसका मीनिंग क्या? अब नाम तो बता दिया लेकिन उसमें करेंगे क्या, तो चलिए सीखते हैं। तो पहले क्या आएगी इंडक्शन थेरेपी। तो इंडक्शन थेरेपी में क्या होगा, एम्स टू अचीविंग द रैपिड एंड द कंप्लीट रिमिशन ऑफ ऑल। अब रिमिशन के बारे में भी पता होना चाहिए ना। तो रिमिशन का मीनिंग क्या, मैनिफेस्टेशन, जो भी मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम है उससे क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, जो भी साइन एंड सिम्टम है उससे क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। वो दूर करने की जो प्रोसेस है उससे क्या बोलेंगे, इंडक्शन थेरेपी। कौन सी थेरेपी स्टूडेंट, इंडक्शन थेरेपी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन थेरेपी में क्या है, इट इज द एडमिनिस्ट्रेट अर्ली इनटू द रेमिशन विद द एम ऑफ द क्यूरिंग। उसमें क्या होगा, क्यूरिंग। क्यूरिंग का मीनिंग क्या रहेगा, क्योर करना। तो पहले हमने क्या कर दिया, जो भी मैनिफेस्टेशन है उसे दूर कर दिए। अब क्या कर दिया, डिजीज को ही हम क्या कर देंगे, क्योर कर देंगे। चांसेस नहीं लेकिन ट्राई करेंगे क्योर करने के। एडमिनिस्ट्रेशन अर्ली इनटू द रिमिशन विद द एम ऑफ द क्यूरिंग, यानी कि हमारा एम क्या रहेगा, क्योर करने का। तो कंसोलिडेशन थेरेपी में हम क्या करेंगे, जो भी ल्यूकेमिया के पेशेंट है पहले इंडक्शन थेरेपी में क्या कर देंगे, मैनिफेस्टेशन को दूर कर देंगे। कंसोलिडेशन में क्या कर देंगे, क्योर ही कर देंगे। नेक्स्ट मेंटेनेंस। अब मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, तो मेंटेन कैसे करते हैं, मे बी प्रिस्क्राइब फॉर द मंथ और द ईयर आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ द इंडक्शन एंड द कंसोलिडेशन थेरेपी। द एम इज टू मेंटेन द रिमिशन। जो भी साइन एंड सिम्टम है फिर से ना आए, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस थेरेपी यूज करेंगे। तो ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट पता चल गई। मेनली तो ब्लड को क्या करेंगे हम, देंगे वही है, लेकिन कीमोथेरेपी में तीन आएगी। कौन सी आएगी, इंडक्शन थेरेपी देंगे, कंसोलिडेशन एंड मेंटेनेंस। इंडक्शन में क्या करेंगे, जो भी साइन एंड सिम्टम है उसे दूर कर देंगे। कंसोलिडेशन